प्रहलाद पटेल जी का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम था, सिंधिया जी, इन सबको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कहा जा सकता है कि साहब शिवराज सिंह जी लगातार इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको क्यों हटा दिया गया। हो सकता है उनके लिए इससे कोई बड़ी जवाबदारी उन्होंने देख रखी हो। शिवराज सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तरह से विदाई भाषण उन्होंने दिया, उसमें वो दिखे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। जिस दिन भी थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा उस समय बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पार्टी में विद्रोह की स्थिति में खड़े हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर काफी कद्दावर नेता है और हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, तो क्या इसे उनकी राजनीतिक सम्मानजनक विदाई के तौर पे देखा जा सकता है? एक राज्य का विधानसभा अध्यक्ष बन जाना इस मायने में हम कह सकते हैं छोटा है। आगे मध्य प्रदेश में खासकर कांग्रेस की क्या स्थिति या क्या भविष्य दिख रहा है? जिस तरीके से 25 साल से सत्ता से दूर रही, अभी 10 साल और दूर रहेगी। मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में दबा हुआ है सर, तो किस तरीके से मैनेज होगा और क्या अपेक्षा हम रख सकते हैं? यदि सरकार को रेवेन्यू बढ़ाना तो नया टैक्सेशन कराना पड़ेगा, पेट्रोल बिजली के दामों पर बढ़ोतरी करना पड़ेगी। इतना बड़ा कर्जा है और बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया उसमें लाडली बहना का जिक्र नहीं था, तो क्या ये अंदेशा है कि नए सीएम आए हैं ये इस योजना को कंटिन्यू ना रखें सर? कोई याचिका लगेगी और कोर्ट से मुफ्त की रेवड़ियां बंद करा दी जाएंगी। कितने मंत्री पद हम अपेक्षा कर रहे हैं महाकौशल से, या फिर इस बार भी महाकौशल को उपेक्षा ही हाथ लगेगी? लेकिन ऐसा भी तक देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद महाकौशल के बारे में सोचा नहीं। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पराज सिंह इन व्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश में हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बनाया गया और इस तरीके से सारे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का बहुत ही विषय है और बहुत ही हैरान करने वाला है। तो इसी के ऊपर हमने चर्चा करने के लिए आज हमने शहर के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी को अपने यहाँ इनवाइट किया है और इस परिप्रेक्ष्य में हम इनसे चर्चा करेंगे और भविष्य में क्या क्या हालात बनते दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसके बारे में गहन चर्चा हम उनसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा सर आपका कि आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। और मेरा पहला प्रश्न यही होगा सर कि इतने तीन पर्यवेक्षक आए मध्य प्रदेश में और काफ़ी प्रचलित नाम थे, प्रहलाद पटेल जी का नाम था, शिवराज सिंह जी स्वयं रेस में बने हुए थे और काफ़ी सीनियर लीडर्स को दरकिनार करते हुए अचानक से एक नया नाम मध्य प्रदेश में देखने में आया और उसने सभी को चौंका दिया। तो बीजेपी की हालांकि हमेशा से पॉलिसी है चौंकाने वाली, इसके बारे में आपका क्या विश्लेषण है सर? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति करने का तरीका देखते हैं, उनकी शैली है कि वो हमेशा ऐसे नामों को दरकिनार करते हैं कि जो चर्चा में रहते हैं और ऐसी चर्चा उनको लगता है कि उनका जो चौंकाने वाले नाम देने की रणनीति है उससे एक हाइप बनती है कि उनकी शैली को लेकर जो मीडिया में एक हाइप बनती है, लोगों को चर्चा का विषय बनता है, इसलिए वो ऐसे नाम देते हैं। कहीं पर भी आप देखिए, मोहन यादव जी का नाम नहीं था। जितने वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया तो ये बोला गया था कि इतने कद्दावर नेताओं को लड़ाया जा रहा था, इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पूरे चुनाव प्रचार में, विधानसभा चुनाव के प्रचार में शिवराज सिंह को थोड़ा सा साइड ट्रैक किया गया, उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया। यह बोला गया कि विधायक दल की बैठक में विधायकों का सभी निर्णय एक मतीय निर्णय लेंगे और वही उसका विधायक ही चुनाव करेंगे, कौन सीएम होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चौंकाते हुए उज्जैन के मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद दिया है या उनको ताजपोशी की है, ये सिर्फ एक और एक कारण है कि उन्हें केंद्रीय राजनीति का जिस तरीके से राज्यों में अपनी पकड़ चाहते हैं और राजनीति को लेकर अपना पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, उस तरीके से ही इसको दिया जाना चाहिए। सारे राज्यों में अब ये बात माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीकृत राजनीति का दौर शुरू हो चुका है, इसलिए इस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा शिवराज सिंह जी के खिलाफ ऐसे एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ ये भी दौर नहीं था कि साहब लोग उसमें बहुत नाराजगी हो। आज भी वो सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जनाधार वाले नेता हैं। जिस तरीके से वो उनको मामा की छवि बन गई, महिलाओं में हम सब जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता है, किसानों में उनकी लोकप्रियता है, युवाओं में उनकी लोकप्रियता है। और जितने सहज सरल व्यक्ति हैं और जिस तरीके से लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं, 1-to-1 बातचीत कर लेते हैं, उन्होंने एक लैंडमार्क तय किया मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए, कितना संवेदनशील होना चाहिए, कितना प्रभावी होना चाहिए। तो शिवराज सिंह ने जो लैंडमार्क तय किया है, क्या वो मोहन यादव उस लैंडमार्क को छू पाएंगे, ये अभी समय के गर्त में है। लेकिन केंद्रीय राजनीति ने एक बार सबको चौंका दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ में नया नाम दिया, मध्य प्रदेश में नाम दिया और राजस्थान के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी कोई नया नाम आ सकता है।
तो जिस तरीके से गुजरात पैटर्न हुआ, गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल को घर बैठा दिया गया, उनसे इस्तीफे ले लिए गए, एक नया मुख्यमंत्री चुना गया जो पहली बार का मुख्यमंत्री था, और दोबारा भी उसी की ताजपोशी हुई। हम सब जानते हैं कि वहाँ एक बड़े नेता थे नितिन पटेल, जो शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, और पूरी तरीके से पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधायक दल उनके आगे पीछे, पूरा मीडिया उनके आगे पीछे घूम रहा था, नितिन पटेल, लेकिन उनको नाम किनारे करके भूपेश पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी 3 या 4 बड़े कद्दावर नेता था, उन सबको नाम किनारा करते हुए उज्जैन के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। सभी इसको मान रहे हैं कि चौंकाने वाला नाम। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी में भी एक केंद्रीय राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सर डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो संघ से इनकी बहुत ज़्यादा नज़दीकी थी, खासकर भैया जी जोशी और सुरेश सोनी के नज़दीकी माने जाते हैं, और दूसरा पूरी तरीके से निर्विवाद हैं, ये किसी गुट से नहीं है, ना तो ये शिवराज गुट से माने जाते हैं, ना ये विजय गर्वी, मालवा के होते हुए भी विजय गर्वी जी के साथ इनका नाम कभी जोड़ा नहीं गया, उमा भारती गुट से भी नहीं है, ना ही सिंधिया गुट से है। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि ये दोनों प्लस फैक्टर डॉक्टर मोहन जी के पक्ष में गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुट की राजनीति नहीं, ये कांग्रेस का काम है, या समाजवादी खेमों में चलता था कि साहब ये फलाने गुट के हैं या फलाने उसके उनके मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि वहाँ खेमेबाजी हो, या आप देखिए कोई ऐसा नहीं कहता कि ये खेमेबाजी। अभी सिंधिया के आने के बाद से जरूरी चर्चा हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके लोगों को टिकट दी और उसमें से बहुत सारे लोगों की टिकट काट दी, तो उन्होंने बोला कि उनके यहाँ संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है। संगठन में जो लोग काम करके आते हैं, जो संगठन के साथ साथ जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया है बचपन से लेकर आज तक, जैसे मोहन यादव के बारे में देख रहे हैं कि छात्र राजनीति से वो लेकर विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और संघ के लिए भी उन्होंने काम किया। तो संघ के साथ काम करने के साथ साथ उनका एक अलग ऑरा रहा है कि उन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते हैं। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बात आ रही थी बार बार कि साहब बिहार के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना के लिए ओबीसी कार्ड खेला था और ये बताया था कि साहब वहाँ 60% आबादी है, और इस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर आके बार बार ये कह रही थी साहब जाति जनगणना होगी और ओबीसी सबसे बड़ा फैक्टर है, उनकी आबादी सबसे ज़्यादा, उनको सबसे ज़्यादा हक मिलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने भी आके बार बार बोला कि मध्य प्रदेश में इतने जो आईएएस व प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बताई कि यहाँ ओबीसी इतने थे, कुल 3 होते, तो ये सब फैक्टर काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरों से ग्रह करने में उनको कोई तकलीफ नहीं है। यदि कोई विरोधी दल कोई अच्छी बात कहता है तो उससे भी ग्रह करके अपना लेते हैं। जिस तरीके से देखिए, नारी सम्मान योजना कांग्रेस की थी, उसे अपना कर उन्होंने 1250 वो देने की घोषणा कर रहे थे, इन्होंने दे दी। वो 550 रुपये का सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, उन्होंने 450 का सिलेंडर दे दिया। जिस तरीके से वो यादव और या कहें कि ओबीसी वोटों के ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ओबीसी जिसमें यादव समाज को उन्हें जोड़ने के लिए, देखिए उनके पास पहले से उनके पास लोधी समाज के बड़े नेता है, कौरव समाज के बड़े नेता हैं, तो जिस तरीके से ओबीसी का जिन जातियों में प्रभाव है उसमें सभी बड़े नेता थे। तो देखिए, बाबूलाल गौर जाने के बाद से इस समाज का एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में चाहिए था, तो उन्होंने उज्जैन से मोहन यादव को लाकर एक बड़ा चेहरा बना दिया। वो राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाएंगे, जिस तरीके से वो काम करेंगे तो उनकी पहचान बनेगी। जिस तरीके से शिवराज सिंह जी एक ओबीसी के एक बड़ा चेहरा थे, अब यादवों के एक बड़े नेता के रूप में मध्य प्रदेश में देखिए सारे समाज में, जबलपुर में हम बात कर लें, सारे यादव समाज के लोग उत्साहित हैं, वो होर्डिंग्स लगा रहे हैं, वो समाज को मैसेज कर रहे हैं, अलग अलग जगह बात कर रहे हैं, कोई उनसे अपने अनुभव शेयर कर रहा है कि मंडल के चुनाव में जबलपुर आए थे, कोई बता रहा है यादव समाज की बैठक में आए थे तो उनसे मिलना हुआ था, कोई अलग अलग किस्से बता रहा है कि भाई शिक्षा मंत्री रहते हुए, उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए जबलपुर आए थे तो उन्होंने फलाने उसमें यादव समाज के लोगों से मिले थे। और कई कांग्रेस के जो यादव नेता हैं वो भी उनको लगातार बधाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण की बात जातिगत के आधार पर हो रही है, उस तरीके से समाज में, यादव समाज में बड़ा उत्साह है और इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर हमको देखने को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे साधने की कोशिश की है। जी सर, मैं जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न किया था, आरएसएस की कितनी भूमिका रही सर इनके सीएम बनने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 80% लोग वहीं से आते हैं, आरएसएस की शाखाओं से निकल कर आते हैं। तो ये कहना कि आरएसएस की पृष्ठभूमि, तो आरएसएस की पृष्ठभूमि तो सारे लोग निकल के आ रहे हैं। शिवराज जी भी उसी से थे, कैलाश विजयवर्गीय भी उसी से हैं। तो जो लोग आरएसएस से ही निकल के आ रहे हैं, विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते हैं, तो वो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, आरएसएस से जुड़े होते हैं, उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो ये कहना कि आरएसएस की विचारधारा पृष्ठभूमि इसमें बहुत हो सकती है। देखिए, आरएसएस भी कई मंचों पर ये बात कह चुका है कि मुख्यमंत्री चयन में हमारी कोई भूमिका नहीं रहती। पर्दे के पीछे रहती हो, पर्दे के पीछे कहा जा सकता है कि साहब इसमें उनकी राजनीति चलती हो। तो ऐसा नहीं कि आरएसएस के शिवराज सिंह चौहान से नाराज थी,
यदि शिवराज सिंह चौहान से नाराज थी या उनके इतना बड़ा कद हो रहा था, उनको हटाने के लिए आरएसएस राजी थी? नहीं, बिल्कुल राजबाजी। क्या कैलाश विजयवर्गीय को नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके लिए आरएसएस राजी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रहलाद पटेल को इस तरीके से चेहरा बनाया, जब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो क्या आरएसएस उससे सहमत नहीं होगा? बिल्कुल गलत बात है। तो मोहन यादव एक युवा चेहरा है और यादवों की राजनीति जैसे कि आने वाले चुनाव में हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी जात का समीकरण अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश अभी से कर रही है। तो समाजों को संगठित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर जिस तरीके से उसको वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, और जो विरोधी दल उसे जात के आधार पर समेटने की या बांटने की कोशिश कर रहे थे या अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन सबको एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। हमने पहली बार देखा था कि होसबोले जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके बोला था कि हम ओबीसी के पक्ष में हैं और ओबीसी के समर्थन करते हैं, आरक्षण का समर्थन करते हैं। अभी हो सकता कहा जा सकता है कि साहब शिवराज सिंह जी लगातार इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको क्यों हटा दिया गया? तो हो सकता है उनके लिए इससे कोई बड़ी जवाबदारी उन्होंने देख रखी हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने कोई बड़ा संगठन में काम देने की बात सोच रखी हो। जिस तरीके से उनमें भाषण देने की शैली है, जिस तरीके से भीड़ को अट्रैक्ट करने की शैली शिवराज सिंह में, हो सकता है उनको दिल्ली में ले जाने का बात क्यों। जिस तरीके से कहा जा रहा है, अखबारों में भी छपा है कि प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय से बोला गया कि आपको दिल्ली में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपको लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस तरीके से हम देखें कि कोई लोगों की अलग भूमिकाएं तय की जा सकती हैं। राज्यों में किसी की भूमिका हो सकती है। हर पार्टी चाहती है कि उसकी सेकंड और थर्ड लाइन जल्दी से बन जाए, क्योंकि उसके साथ अगले चुनाव में अगले 10 साल और 20 साल की राजनीति उसके लिए तय हो। जिस तरीके से अगले 4 चुनाव को लेकर पॉलिसियां बनाई जाए और उसके लिए उसका संगठन तैयार किया जाए। तो नए क्षेत्रीय छत्रप बनाने की बात भी पार्टियां करती हैं और वही नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहे हैं। और हो सकता है उसकी कार्यशैली से ये लगता हो कि वो अपने सीनियर्स को दरकिनार कर रहे हैं और उनको घर बैठाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो, और या उनके मन में लगता हो कि साहब हर आदमी अपने कॉम्पिटिटर को देखना चाहता है कि वो उस स्तर पर। लेकिन जिस तरीके से वो वोट खींच रहे हैं या जिताने की बात कर रहे हैं, अभी उनके बारे में ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। सर, आज ही हमने देखा कि शिवराज सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तरह से विदाई भाषण उन्होंने दिया और काफ़ी भावुक होते हुए उसमें वो दिखे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। तो इसके क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं सर? और वहाँ पे जो बहनें भी थे, उन्होंने ये कहा कि मामा हमने तो आपको वोट देके जिताया था और ये हमारी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत बात गई। तो इन दोनों ही बातों के क्या राजनीतिक पहलू हैं सर? देखिए, शिवराज जी के प्रति सारे के सारे लोग की सद्भावना है और सारे लोग उनको पसंद करते हैं। देखिए, उनकी जो कार्य करने की शैली थी, लगातार 20 साल यदि कोई आदमी लगातार मध्य प्रदेश में काम करेगा तो उसकी फैन फॉलोइंग्स बनेगी। उसकी छवि थी, उनकी सहजता थी, उनकी सरल था, बहुत ही सरल आदमी थे। देखिए, महिलाओं के कार्यक्रम में जब भी वो आते थे तो देखिए महिलाओं से वन टू वन भाषण नहीं देते थे, वन टू वन बातचीत करते थे। वो उनके बीच में चले जाते थे, उनसे दुख दर्द की उनकी बातें करते थे। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि यदि कोई महिलाओं ने कुछ उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बताई, उसके लिए बड़े संवेदनशील चेहरा माने जाते और उनके लिए प्रति उसका रुख देखते थे। तो आज जो वीडियो में हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं रो रही हैं, उनके साथ भावनात्मक हो गई हैं कि शिवराज की विदाई हो गई मुख्यमंत्री पद से, तो सब चाहते थे कि शिवराज मुख्यमंत्री बने रहें। ऐसा नहीं, हम अभी कल या परसों गार्डन में थे, कुछ चैनल्स वाले वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तो यदि उन्होंने 100 लोगों से बातचीत की होगी तो 80 लोग ये कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान ही रिपीट होंगे। और लोगों की जनभावना भी थी, ये उनकी लोकप्रियता बताती है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मोहन यादव को बनाया, वो उनका अपना नीतिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन आज भी छवि उन शिवराज सिंह जी की चौहान की जो है जनता के बीच में अभी मुख्यमंत्री की है और वो लोकप्रिय हैं। और जिस तरीके से वो भावुक हुए, यदि वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी चीज़ मांगने से पहले मरना पसंद करूंगा। देखिए, उन्होंने ये बात कर दी, चुनाव जीतने के बाद भी जैसी 160 से ज़्यादा सीटें उनकी बढ़ रही थी, वो दिल्ली नहीं गए। उन्होंने सीएम के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उन्हें मालूम था यदि बनाना होगा तो बनाएंगे, नहीं तो कोई और काम लेंगे। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्हें साइड ट्रैक कर दिया गया है, हो सकता है उनकी कोई नई भूमिका ना दी जाए, तो वो कह रहे हैं कि कोई पद मांगने से अच्छा है मरना पसंद करूंगा। यानी दिल्ली से कोई गुहार नहीं लगाएंगे। उनका कहना है कि जिस स्तर में राजनीति कर चुके हैं वो रिटायर होना पसंद करेंगे, मांगने से बेहतर है कि घर बैठ जाओ। तो इस तरीके से राजनीति में जो चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में एक और भी एक इशारा कर रहा है कि अंदर ही अंदर लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कितनी मेहनत करने के बाद इस स्थान पर पहुंचते हैं और उसके बाद उसको दरकिनार कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा सेटबैक भी है। यदि वाकई में इस तरीके का हो रहा तो अभी जब तक जिताऊ चेहरे लोग वोट दिलाने में सक्षम है या वोट लेने में सक्षम है, तब तक ये विद्रोह नहीं होगा। लेकिन जिस दिन भी थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, उस समय बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पार्टी में विद्रोह की स्थिति में खड़े हो सकते हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगा, नरेंद्र सिंह तोमर काफ़ी कद्दावर नेता हैं और ठाकुर वोट में बहुत उनका दबदबा है, केंद्रीय मंत्री भी रहे,
और इनको हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या इसे उनकी राजनीतिक सम्मानजनक विदाई के तौर पे देखा जा सकता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष बनाना या कहीं पर राज्यपाल के तौर पे भेजना एक तरीके से आपकी विदाई का एक सिंबल होता है। तो नरेंद्र सिंह जी के बारे में क्या अटकलें हैं इसमें? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष भी बड़ा पद है, मुख्यमंत्री के समकक्ष माना जाता है, संवैधानिक पद है। और देखिए, विधानसभा अध्यक्ष में को पावर भी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कम हो, और उनको जो दर्जा है वो भी मुख्यमंत्री के समकक्ष ही रहता है। तो विधानसभा अध्यक्ष कोई ऐसा पद नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी सीमित दायरे, प्रशासनिक गतिविधियों में उसका बहुत सारा हस्तक्षेप नहीं रहता, लेकिन सारे मंत्री और मुख्यमंत्री उसके प्रति जवाबदेह होते हैं। जिस भी सवाल को लगता है उसके जवाब के लिए वो खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, विधानसभा की कार्रवाई तक ही विधानसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद भी छोटा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री जरूर थे, केंद्रीय मंत्री के बाद विधानसभा अध्यक्ष, एक राज्य का विधानसभा अध्यक्ष बन जाना इस मायने में हम कह सकते हैं छोटा है। केंद्रीय मंत्री ने पूरे राष्ट्र के मंत्री हैं, आप पूरे देश देख रहे थे, आप कृषि मंत्री थे, आप पास बड़ी जवाबदारियां थी कि बोला जाता रहा मोदी की यदि 10 मंत्रियां हैं तो उसमें से एक नरेंद्र सिंह तोमर भी उन 10 में आते थे। तो ये यदि इतना बड़ा कद था, उसके बाद उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका थोड़ा सा माना जा सकता है कि उनका डिमोशन हुआ। लेकिन ऐसा भी डिमोशन पार्टी जो जवाबदारी देगी वो उससे मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया था, सभी लोगों के नाम दौड़ में चल रहे थे, पत्रकार बार बार सवाल कर रहे थे प्रहलाद पटेल से, तो उन्होंने बोला था कि पार्टी के यदि चौकीदारी का पद जिम्मेदारी देगी तो वो काम करना पड़ेगा। तो जो पार्टी जो काम देगी वो तो आपको करना पड़ेगा। अंततः आप सब पार्टी के लिए जवाबदार हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम करते हुए आप यहाँ तक पहुँचते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर मंत्री बनते हैं। तो जिस तरीके से पार्टी आपका जो भूमिका तय करेगी उससे आपको करना पड़ेगा। आज हो सकता है आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, हो सकता है अगले चुनाव में आपकी स्थिति देखें तो आपको मुख्यमंत्री बना दें। कहीं ना कहीं सर, चुनाव में उनके बेटे की जो क्लिप वायरल हुई जिसमें काफी पैसों की डिमांड करी जा रही थी, उसने भी काफी उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि जिस तरीके से आरोप लगे हैं, हालांकि उसकी अभी जांच नहीं हुई है। कांग्रेस ने भी उस आरोप को थोड़ा सा ठंडा कर दिया, वो उस तरीके से मांग नहीं उठा रहे हैं जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए था। देखिए, अन्य राज्य में कहीं ऐसा हुआ होता तो अब तक ईडी और सीबीआई के छापे पड़ गए होते। ये अलग बात है कि भाई, और यदि भारतीय जनता पार्टी के गैर भाजपा शासनकाल में यदि कहीं ऐसा हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी खुद अभी तो इस बात का बड़ा पद दिए जाने का विरोध कर रही होती कि संवैधानिक पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जिसके खिलाफ जांच की होना बाकी है या उस तरीके की जांच होना चाहिए। ये जरूर बात है कि अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा इसकी जांच नहीं होगी। एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने से तो जांच होगी नहीं। ये तो केंद्र सरकार का मामला है कि केंद्र सरकार उसकी जांच कराना चाहे तो कराए। हाँ, यदि कोई शिकायत करेगा तो निश्चित ही उसकी जांच होगी, लेकिन अभी तक कोई ने शिकायत नहीं की, इसलिए जांच हो नहीं रही। जैसे कि हमने देखा कि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, राजेंद्र शुक्ल जी और जगदीश देवड़ा जी। दोनों ही काफ़ी सीनियर हैं डॉक्टर मोहन यादव से। और बाद में यदि हम कोई वरिष्ठ नामों को देखें तो प्रहलाद पटेल जी हैं, राकेश सिंह जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये सभी विधायक हैं। इनको भी कोई ना कोई मंत्री पद तो ज़रूर देना पड़ेगा। तो इतने जो सीनियर्स हैं इनके बीच में कितने सहज रह पाएंगे डॉक्टर मोहन यादव? देखिए, राजनीति में वरिष्ठता के साथ साथ थोड़ा सा दिक्कत ये है, काम करने में जरूर असुविधा होगी। हो सकता है कि कुछ समय के लिए मोहन यादव वो कंफर्टेबल ना हो, बहुत उनके लिए आसान ना हो कुछ डायरेक्शन देना, कोई निर्देश देना कि अपने से सीनियर है उनको कैसे निर्देश दें। कल तक जिन चीज़ों को लेकर साथ में बैठते थे या उनके आदेश की प्रतीक्षा करते थे, आज उनको आदेश देने में थोड़ी सी समस्या हो। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री थे वो इनके कैबिनेट के सदस्य बन गए थे, बाबूलाल गौर। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और बाबूलाल गौर जो मुख्यमंत्री थे वो वापस इनके कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। तो अंततः उनका ऐसा तो नहीं था कि वो अलग चलते थे या कैबिनेट की बैठक में जाते रहे तो अलग उनका ओहदा रहता होगा, बिल्कुल नहीं। अंततः कैबिनेट का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है और वही डिसीजन लेता है, उसका निर्णय अंतिम फाइनल होता है। तो जो मुखिया होता है उसी की बात मानी जाएगी। हाँ, और वजनदारी के साथ बात कहने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अंततः वो बात आ जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री को कई बार थोड़े से असहज रहेंगे किसी अपने सीनियर्स को किसी कड़े निर्देश देने के लिए या किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए या किसी काम के लिए जो बार बार कहा जा रहा है उसका परफॉर्मेंस देने के लिए। ये जरूर बात है, असहज रहेंगे। लेकिन अंततः पार्टी वाले देखिए, नरेंद्र मोदी भी जब दिल्ली पहुंचे हैं
तो बड़ी उनके साथ बहुत सारे सीनियर्स लीडर्स थे, लेकिन अंततः उन्होंने कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और काम कर रहे हैं। तो जो संगठन जो भूमिका तय करेगी वो आपको करना पड़ेगा, और पार्टी से बढ़कर कोई नहीं होता। सर, जो पर्यवेक्षक के तौर पे मनमोहन खट्टर जी आए, तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी का जब नाम आया तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपको एक बड़ा कद जरूर दिया जाएगा। तो वो बड़ा कद या तो सर प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है संगठन में, या तो केंद्र में मंत्री, किसकी ज्यादा संभावना है सर? देखिए, अभी तो केंद्र में मंत्री बनाने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जी, क्योंकि देखिए अभी लोकसभा चुनाव सर पर है। हो सकता है फरवरी अंत में, मार्च के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग जाए और नए लोकसभा गठन की तैयारियां शुरू हो जाए। चुनावी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, तो 2 या 3 महीने का कार्यकाल बचा है। इसलिए तो बहुत मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत सारी संभावनाएं नहीं है जी। तो हो सकता है अगले मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। जो 7 सांसद अपने यहाँ से जीत के गए उसमें से कई को लोकसभा में फिर से भेजा जाए और उनसे लोकसभा लड़ने के लिए हो। ये भी हो सकता है कि कईयों को ये बोला जाए कि नहीं, आप विधानसभा में ही रहिए, आपको अभी यहीं पर रहना और काम करना। हो सकता है मंत्री भी ना बनाए, क्योंकि पार्टी ने आपको जो भूमिका दी है विधायक के रूप में दी है, तो विधायक के रूप में कई लोगों को काम करना पड़े। कई लोगों का जो लगातार 3 या 4 बार सांसद रह चुके हैं या उससे ज़्यादा सांसद रहे, उनको दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ाकर दिल्ली ले जा सकता है। ऐसा कई राज्यों में पार्टी कर चुकी है, गुजरात में भी कर चुकी है और बंगाल में भी कर चुकी है कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया और फिर विधानसभा से इस्तीफा दिलाकर उनको लोकसभा में ले गए। तो यहाँ ये होगा कि लोकसभा के साथ साथ वो चुनाव लड़ेंगे विधायक और फिर बाद में विधानसभा छोड़ देंगे, तो विधानसभा में उपचुनाव हो सकते हैं। तो जिन सांसदों को यदि मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो हमको समझ लेना चाहिए कि साहब ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उसमें हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, और भी लोग हो सकते हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि राकेश सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए बोला जाएगा। हो सकता है उन्हें प्रदेश में कोई मंत्रिमंडल में बड़ा पद दिया जाए। ये हो सकता है कि जिस तरीके से महाकौशल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में बना, जो मुख्यमंत्री बने, विधानसभा अध्यक्ष बने, इसमें भी महाकौशल अछूता है। तो महाकौशल की जवाबदारी का पक्ष है, अभी मजबूत है। तो उसमें कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये तय करेगी पार्टी और दिल्ली का तय करेगा। तो संगठन दिल्ली और आरएसएस मिलकर ये तय करेंगे कि महाकौशल में किसको क्या भूमिका मिले। ये इसकी अभी समय है, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। कल मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले, 13 तारीख जी शपथ लेने वाले, उसके बाद मंत्रिमंडल बनेगा, तब देखा जाएगा। चलिए सर, अब मैं वापस कांग्रेस पे आता हूं। यदि हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष आप देखेंगे कि कमलनाथ जी काफ़ी उम्र हो गई है, दिग्विजय सिंह भी अब सक्रिय राजनीति में उतना नहीं है, और जो युवा भी थे वो भी सर काफ़ी चुनाव हार गए। और दूसरा, हम जो बड़े मुद्दे देखें जिसको कांग्रेस जिसको लेकर लगातार लड़ती रही है, ओबीसी कार्ड को लेकर, जातिगत जनगणना का उन्होंने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाकर ये सारे के सारे दावों को बीजेपी ने पस्त कर दिया। तो आगे मध्य प्रदेश में खासकर कांग्रेस की क्या स्थिति या क्या भविष्य दिख रहा है सर? देखिए, हम ये कहें कि साहब कांग्रेस खत्म हो गई है या कोई विचारधारा विपक्षी दल खत्म हो गया, बिल्कुल गलत बात है। ये अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म होने का मतलब है कि उसे बिल्कुल उसका वोट खत्म हो जाना चाहिए रहा। देखिए, कांग्रेस को 1,75,00,000 वोट मिला है और बीजेपी को 2,11,00,000 वोट मिला। दोनों के बीचों के यदि वोट का अंतर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए 35 लाख वोट का अंतर इतने बड़े राज्य में, जहाँ 6.5-7 करोड़ वोटर हों, वहाँ 35 लाख वोट का, दोनों के बीच में 40 लाख वोट का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इसे नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को लोगों ने अभी पूरी तरीके से नकार दिया है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए रहा या जिन संसाधनों के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, तो कांग्रेस उसमें पीछे हो गई। वो उसके अपनी रणनीति बनाने का जो भी कारण हो उसमें समझ से परे है, लेकिन कांग्रेस ने उस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा नहीं। जिस तरीके से मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाए नहीं। जनता जिन भी चीज़ों को चाहती रही, जिस को मुद्दे बनाए जाए, वो मुद्दे बने नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, जिस तरीके से युवा पटवारी परीक्षा को लेकर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुए, वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो पटवारी परीक्षा का मुद्दे ही नहीं बना पाए, युवाओं को आप आकर्षित कर सकें। अब ये कह देना कि कांग्रेस के लिए कि साहब कांग्रेस खत्म हो रही, लोग कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर देख रही है, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से संगठनात्मक रूप से कमजोर है अभी। तो देखिए, हम सब देख रहे हैं हर जिले में कांग्रेस का संगठन कमजोर है। संगठन के नाम पर सिर्फ प्रत्याशी और उसके कुछ समर्थक चुनाव लड़ते हैं और संगठन घर में बैठ जाता है। कांग्रेस को अपने संगठन की ओर ध्यान देना होगा, तभी उसका सर्वाइवल है। अन्यथा जिस तरीके से 25 साल से सत्ता से दूर रही, अभी 10 साल और दूर रहेगी, तभी उसके बाद कोई होगा। हाँ, जनता उसे नकार दे तो अलग बात है कि जनता सत्ताधारी दल को नकार कर विपक्ष को जिता दे, ये अलग बात। लेकिन संगठन के तौर पर अभी कांग्रेस को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि सामने देख रही है जिस तरीके से बहुत बड़ा संगठन
काम कर रहा है, एक आरएसएस काम करता है, फिर उसके साथ विश्व हिंदू परिषद काम करता है, फिर बजरंग दल काम करता है, फिर भारतीय जनता पार्टी और उसकी कई शाखाएं काम करती हैं, उसके पदाधिकारी काम करते हैं। तो कांग्रेस को इन सबसे टक्कर लेने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइवल कर पाएगी। सर, मध्य प्रदेश में नए सीएम आ गए हैं और नए मुख्य सचिव भी आए हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में दबा हुआ है सर, और लोक लुभावनी जो योजनाएं हैं उनका भी बोझ हमारे ऊपर है। इसके पहले जो सीएम थे उनके पास एक भावनात्मक सपोर्ट था, प्रशासन में इकबाल सिंह बैस के तौर पे एक मजबूत पकड़ थी। अभी सीएम भी नए हैं, मुख्य सचिव भी नए हैं, और मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में डूबा हुआ मध्य प्रदेश मिला। तो किस तरीके से मैनेज होगा और क्या अपेक्षा हम रख सकते हैं नए सीएम से? देखिए, ये जरूर है कि उन्हें 4 लाख करोड़ का कर्ज उपहार में मिला है। उनकी के सहयोगी देके जा रहे हैं, उन्हीं की सरकार देके जा रही है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्हीं की सरकार से सब चीज़ें मिली हैं। ऐसा नहीं कि कोई विपक्षी दल की सरकार थी तो वो ला के दे गई। तो इन सब चीज़ों की पॉलिसियाँ के साथ साथ जो सरकार की नीतियाँ हैं उसके साथ, देखिए केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, केंद्र में भी, तो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। तो यदि उन्हें कोई पैसे की कमी आएगी, केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ेगा और केंद्र सरकार उसमें सहयोग करेगी। उन्होंने यदि अपने साथ के सहयोगी मन से अपने स्वेच्छा से अपनी इच्छा का मुख्यमंत्री बनाया है, तो उसके लिए उन्हें सहयोग भी करना पड़ेगा। तो ये बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से राज्यों को भी केंद्र की मदद की ज़रूरत होती है, अब शायद वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली की ओर देखना पड़ेगा और दिल्ली से की तरफ से जो आर्थिक मदद है वो चाहेंगे वो। अभी देखिए, सरकार को सबसे पहले जो 4,000 करोड़ रुपए महीना का कर्ज लेना पड़ रहा है, इस संख्या को घटाने का सोचना पड़ेगा कि ये संख्या घटे कैसे, सरकार की रेवेन्यू की आय बढ़े कैसे। तो यदि सरकार को रेवेन्यू बढ़ाना तो नया टैक्सेशन कराना पड़ेगा, पेट्रोल बिजली के दामों पर बढ़ोतरी करना पड़ेगी, शराब के जो सरकार के रेवेन्यू के सोर्स है उनको बढ़ाना पड़ेगा, आय के सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। बिना टैक्सेशन के कोई चीज़ हो नहीं सकती। यदि लोक लुभावन आपकी घोषणाएं की है, इसके लिए आप नगद ट्रांसफर कर रहे थे, तो आपको नगद का इंतजाम करने के लिए आपको जनता ही से टैक्स लेना पड़ेगा, और वो टैक्स कैसे लेंगे ये सरकार की नीति पर काम करेगा। अब देखिए, पुराने शिवराज सिंह के अपने अधिकारी थे, उनकी अपनी टीम थी, उनके पास अलग पूरा संसाधन का उपयोग करते थे। अब मोहन यादव आए हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी टीम बनाएंगे, अपने विश्वसनीय अधिकारी लेकर आएंगे, और वो अपने तरीके से, सक्षम तरीके से काम करेंगे और वित्त की जो संसाधन है उनको जुटाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है नए टैक्स प्रणाली की बात करें, हो सकता है केंद्र सरकार से किसी तरीके की मदद लें और उसके बाद राज्य को चलाने की बात हो। तो जैसे जैसे उनको अनुभव आता जाएगा वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सही बात है, आपको सबको स्वीकार करना चाहिए, हर कोई नया चीज़ आती है तो उससे अच्छाई की ओर देखना चाहिए, थोड़ी सी हमको सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। हो सकता है कि शिवराज जी पिछले 18 साल से एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हो, तो मोहन यादव आए हैं, वो नए तरीके से कोई बहुत अच्छा काम करे। तो हमें अभी थोड़ी सी सकारात्मक पहलू देखना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए आलोचना करने से पहले। सर, इस पूरे चुनाव में जैसा कि आपने कहा कि उनको एक बार मौका ज़रूर देना होगा। जो सबसे लुभावनी योजना थी वो लाडली बहना योजना थी, और कहीं ना कहीं महिला फैक्टर बहुत डिसीजन मेकिंग रहा इस पूरे चुनाव में, और महिलाओं को बहुत अपेक्षा थी कि जिस तरीके से शिवराज सिंह जी लगातार वादे कर रहे थे कि मैं इसे बढ़ाकर 10,000 तक लेके जाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा कर्जा है, और बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया उसमें लाडली बहना का जिक्र नहीं था। तो क्या ये अंदेशा है कि नए सीएम आए हैं, ये इस योजना को कंटिन्यू ना रखें सर? क्या इनके लिए ये मजबूरी है कि इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा? नहीं, योजनाओं को इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता। आपने यदि घोषणा की, और ये भी घोषणा की है सरकार ने की घोषणा थी, ऐसा नहीं है कि ये अब इस सरकार की घोषणा है, कोई पार्टी की घोषणा नहीं थी। तो जब शिवराज सरकार ने इस बात को लागू किया है तो उसने बजटीय प्रावधान भी किया होगा, उसने बताया होगा, नोट शीट में लिखा होगा। उन्होंने जब ये घोषणा की कि हम इसके 3,000 रुपये तक ले जाएंगे, पहले 1,250 करेंगे, फिर 1,500 करेंगे, और धीरे धीरे हम इसे 3,000 रुपये तक ले जाएंगे। तो जब प्रशासन ने सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई योजना बनाती है, तो उसका देखा होगा कि कहाँ से पैसा आएगा और कैसे हम इसका वितरण करेंगे और कैसे कैश ट्रांसफ़र करेंगे। तो यदि उन्होंने सबके इंतजाम किया है तो वो अगली सरकार को भी मानना पड़ेगा, और उसको बंद करने के पीछे भी बहुत सारे कुछ ऐसे कारण देखना पड़ेगा। हाँ, जरूर है कि अफवाह फैली हुई है, पूरे प्रदेश में इस बात की अफवाह फैली कि कोई याचिका लगेगी और कोर्ट से मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद करा दी जाएंगी। तो ये सरकार के हित में नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 60 से 65 लाख वोट एक मुश्त मिला पिछले 2018 चुनाव में,
2018 के चुनाव में बीजेपी को 1,55,00,000 वोट मिला था और उससे बढ़कर 2,11,00,000 वोट हो गया पूरे प्रदेश में। इसका मतलब उसे महिलाओं ने एक मुफ्त वोट दिया और हम सब इस बात की चर्चा कर रहे थे कि 1,41,00,000 महिलाएं 1,31,00,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। यदि उसमें से 70 लाख महिलाएं भी बीजेपी के पक्ष में चली जाएंगी तो सुनामी खड़ी होगी और वो सुनामी दिख रही है। तो इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 5वीं बार यदि सरकार बनाने को मौका मिला है, इस लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा प्रमाण है। और यदि उसे बंद करेंगे तो उन्हें बहुत सारा नुकसान होगा, उनके वोटों का भी नुकसान होगा, क्षति होगी। ये हम सबको, और ये पार्टी भी जानती है, संगठन भी जानता है, यदि इसे बंद करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो उसके बंद करने के तरीके क्या होंगे, इसका कोई नया विकल्प तलाशेंगे वो, तो ये रास्ता उन्हीं को तय करना। देखिए कांग्रेस ने भी इसी की घोषणा की थी, वो 1500 रुपये देने की बात कर रही थी। तो कांग्रेस को भी बताना होगा कि यदि वो आलोचना करेगी कि आप कैसे 1500 दे रहे थे और 1200 कैसे दे रहे हैं, तो उसमें गलत किया है। बिल्कुल, दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों के सामने सवाल खड़ा होगा। तो इस तो अभी तो और इंतजार करना चाहिए हमको, लोकसभा चुनाव के बाद सारी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। और अंत में सर मैं महाकौशल की बात करना चाहूँगा कि सीएम पद तो मिला नहीं, कितने मंत्री पद हम अपेक्षा कर रहे हैं महाकौशल से, या फिर इस बार भी महाकौशल को उपेक्षा ही हाथ लगेगी? अब देखिए, महाकौशल के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा जी। 2003 से लेके 2018 तक भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी अच्छा समर्थन मिला और विधानसभा में। 2018 का चुनाव छोड़ दें तो कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार फिर उलट हो गया, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुमत में है और कांग्रेस यहाँ घट गई, जबकि यहाँ उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ स्वयं यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो उसके बड़े दिग्गज नेता भी हार गए और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी अब महाकौशल को थोड़ा अच्छा वजनदार पोर्टफोलियो के साथ ज़्यादा मंत्री को बनाना चाहिए। अब देखिए, पिछले बार भी यहाँ जब 2018 में सरकार बनी तो कोई बहुत ज़्यादा महत्व सरकार में मिला नहीं महाकौशल को। 2 ही मंत्री बनाए गए, अंतिम दौर में 6 महीने पहले भी बालाघाट से एक मंत्री बनाए गए। तो हो सकता है कि इस बार कोई बहुत अच्छा वजनदार मिले। देखिए, हक तो बनता है महाकौशल का और महाकौशल के बारे में जरूर भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि उसे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद महाकौशल के बारे में सोचा नहीं है। जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे कि महाकौशल की उपेक्षा की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी उपेक्षा ही की है और हो सकता है इस बार सुधार कर ले तो कुछ फायदा हो। बिल्कुल। तो इस तरह से सर आपने काफ़ी अच्छी परिचर्चा हमसे करी और पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के वर्तमान और भविष्य को समझने में आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। और हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, ये मध्य प्रदेश और साथ में महाकौशल अंचल का भी विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और इसी की तरह और भी कई खबरें हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। इन व्यू के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका भी धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद।